नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे आपके 9th क्लास के जो है बल वाले चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, इसमें आपका बल के बारे में हम डेफिनेशन जो है जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग बल किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि बल के माध्यम से क्या होता है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग क्या कहते हैं, बल के माध्यम से ठीक है, बल के माध्यम से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है, समझेंगे हम लोग। देखिए क्या होता है इसमें कि अगर कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है, हम लोग जानेंगे, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो बल के माध्यम से हम क्या करते हैं कि उसकी स्थिति में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ठीक है, देखेंगे कैसे क्या होगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई गेंद है तो उस पर अगर हम ये इस टाइम पे ये क्यों किस स्थिति में है, विरामावस्था में। ठीक है, विरामावस्था में ये वस्तु क्या है, विरामावस्था में है। लेकिन जैसे ही इस पर हम क्या करेंगे, बल लगाएंगे, यफ लगाते हैं, बल लगाते हैं, यफ को जो है हम बल को जो है यफ से कैपिटल एफ से यूज करते हैं। अगर इस पर हम बल लगाते हैं यफ कैपिटल, ये वस्तु क्या होता है, इसके वस्तु की स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। और जब परिवर्तन होता है तो आपने एक चीज ये भी देखा था कि जब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसमें एक्सीलरेशन जो है आपका त्वरण a उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि वेग की स्थिति, उसके यानी वेग परिवर्तन। ठीक है, जब कोई वस्तु अगर जैसे विरामावस्था में है तो विरामावस्था के बाद जैसे ही उसकी वस्तु के वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उसमें एक्सीलरेशन त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, उसमें क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। और इस वस्तु का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक है, इस वस्तु में कुछ न कुछ द्रव्यमान उपस्थित होगा जिसको हम क्या करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और जैसे इस पर बल लगाएंगे हम तो ये वस्तु क्या करती है, ये क्या होती है, a त्वरण से क्या होती है, गतिमान होती है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि जब वस्तु विरामावस्था में थी तो इस पर कोई जो है जो आपका जो एक्सीलरेशन जो a है वो क्या है, उत्पन्न नहीं हो रहा था। तो इस वस्तु पर उस टाइम ये स्मॉल g काम कर रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे इस पर हम बल लगाते हैं ये वस्तु क्या होती है, इसकी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है और वो क्या करती है, गति करने लगती है। जब तक इस पर बाह्य बल का क्या करता है, प्रभाव रहता है, तब तक वो गति करती है। और उसके बाद जैसे बल का प्रभाव कम होता है फिर वो क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। तो ये बल का एक प्रकार से थ्योरम रहा, बट लेकिन इसकी जो डिफिनेशन होगी, आप इसकी देखिए एक डिफिनेशन ये दे सकते हैं कि बल के माध्यम से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। या आप शॉर्टली में कह सकते हैं कि बल के माध्यम से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। आप डायरेक्ट ये कहेंगे कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही परिवर्तन ही बल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, बल कहलाता है। आप एक लाइन में बता सकते हैं कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही बल कहलाता है। अगर कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो हम देखो बार बार ये चीजें जिक्र कर रहे हैं, अगर वो विरामावस्था में है तो अगर उस पर अगर बल लगाते हो तो वो वस्तु क्या होगी, उस वस्तु की स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, यानी कि वो विरामावस्था से गति की अवस्था में हो जाएगा। तो गति की अवस्था में वो किस कारण से आया, वो आया तो बल के कारण से ही आया। ठीक है, तो ये आपकी ये शॉर्टली डिफिनेशन है बच्चे, इसको आप नोट कर लेंगे। और इसकी जो एक डिफिनेशन और है, हम उसको जो है इस एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं। इसको हम लिखते हैं F बराबर क्या होता है, m गुणे a। ठीक है, इस डिफिनेशन यानी इस सूत्र के माध्यम से हम बल की डिफिनेशन बताते हैं। हमको समझ में जैसे क्या है कि ये सब चीजों को समझने के लिए अगर सिंपली अगर इसकी डिफिनेशन इस सूत्र को अगर आपके पास अगर जानकारी है, अगर पता रहेगा तो आप सीधा एक लाइन में इसको आप बता देंगे। ठीक है, तो हम समझेंगे कि क्या है इसकी सूत्र के माध्यम से इसका डिफिनेशन क्या होता है, जो कि आपकी इंटर हाई मतलब हाई स्कूल लेवल से अब मतलब की क्लासों में इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपकी मतलब मेरे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और हम जो है इसके सूत्र के माध्यम से डिफिनेशन को समझते हैं क्या है। ठीक है, इसके सूत्र के माध्यम से समझेंगे तो हमारी डिफिनेशन देखिए क्या होगा।
जैसे उसमें किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्यमान भी उपस्थित होगा, ठीक है। इसकी डिफिनेशन देखिए लिख रहे हैं हम, आप नोट करेंगे। किसी वस्तु पे लगाया गया बल कैपिटल एफ, ठीक है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल कैपिटल एफ। इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, किसी वस्तु पर, ठीक है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल कैपिटल एफ, ठीक है। ये देखिए आपकी बल की डिफिनेशन है, किसी वस्तु पर, यानी मानो ये वस्तु एक गेंद है, इस गेंद पर लगाया गया बल कैपिटल एफ। अब कह रहा है उस वस्तु में उपस्थित द्रव्यमान स्मॉल यम। इस भाई कोई अगर वस्तु है तो जाहिर सी बात उसका कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। तो लिखेंगे उस वस्तु में उपस्थित, ठीक है, द्रव्यमान स्मॉल यम, ठीक है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल कैपिटल एफ और उस वस्तु में उपस्थित द्रव्यमान स्मॉल यम, और क्या है, बल के कारण, भाई बल लगाए थे तभी तो उसकी रेंज में परिवर्तन हुआ था, तब जाकर त्वरण उत्पन्न हुआ था। तो हम कह सकते हैं बल के कारण, ठीक है, बल के कारण, आप कोट कर सकते हैं बल के कारण बल की दिशा में, ठीक है, बल की दिशा में। आपको ये जानना बहुत जरूरी बच्चे कि बल की दिशा में क्या होता है, जिधर हम बल लगाएंगे उधर ही क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है। बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण, ठीक है, उत्पन्न त्वरण स्मॉल ए, ठीक है, के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, बराबर होता है। तो ये जो आपकी बल की डिफिनेशन बच्चे, ये देखिए बोर्ड एग्जाम में जो कि आपके इंटर लेवल पर ये तमाम ऐसी डिफिनेशन जो आपको मिलती हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। देखेंगे एक बार फिर से, कह रहा है कि जो यफ था ना, ये देखिए जो बाह्य बल लगाया गया ये आपका कैपिटल यफ था, और बताया कि ये यम यानी कि उस वस्तु में उपस्थित द्रव्यमान स्मॉल यम, ठीक है, उस वस्तु में उपस्थित द्रव्यमान स्मॉल यम, और बल की दिशा में जिधर बल लगाओगे विरामावस्था से वो गति की अवस्था में होगा, यानी उसके वेग में परिवर्तन होगा। अगर वेग में परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। जब त्वरण उत्पन्न होगा यानी कि किधर त्वरण उत्पन्न होगा, ये बल की दिशा में ही होगा, ये जानना जरूरी है। बल की दिशा में ही ये त्वरण क्या होता है, उत्पन्न हुआ है। तो इन्हीं द्रव्यमान और त्वरण के, ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है कौन, बल, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग, किसी वस्तु पर लगाया गया बल कैपिटल एफ, उस वस्तु में उपस्थित द्रव्यमान स्मॉल यम, और लिख सकते हैं आगे बल के कारण बल की दिशा में, ठीक है, बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण ए के गुणनफल के बराबर होता है। ये बल की आपकी डिफिनेशन रही। इसका मात्रक निकाल सकते हैं आप, क्योंकि आपको पता है यह बराबर होता है यम गुणे ए। तो बल की डिफिनेशन अगर निकालेंगे आप अगर एमकेएस पद्धति में, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किग्रा, ठीक है, यानी किलोग्राम, गुणे त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि बल का मात्रक आपका निकला किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये बल का आपका मात्रक निकला एमकेएस पद्धति में। इसी प्रकार से आप सीजीएस में निकाल सकते हैं, ठीक है। सीजीएस में अगर निकालना चाहे तो किग्रा जो सीजीएस में होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम होता है ना। ये देखिए आपका एमकेएस में है, ठीक है, ये क्या है एमकेएस में, और इसका मात्रक क्या होगा, ग्राम। किग्रा का मात्रक क्या होगा सीजीएस पद्धति में ग्राम, और गुणे क्या हो जाएगा मीटर, क्या होता है ये सीजीएस में सेमी हो जाएगा, ठीक है, सेमी प्रति, इसका उसी मात्रक तो वही होता है सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या निकला, ये भी मात्रक आपका बल का है, ये आपका सीजीएस पद्धति में। किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। और अगर और निकालना चाहे आप एसआई पद्धति में, जो कई बार ये पूछा जाता है एसआई पद्धति में, तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक सीधा न्यूटन, ठीक है। ये आपको जानना बहुत जरूरी बच्चे, ये आपका एसआई पद्धति में, इंटरनेशनल सिस्टम में ये आपका जो है मात्रक होता है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो इन्हीं टॉपिकों में आपको हम पढ़ाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तब तक आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलेंगे हम लोग आगे हम लोग गुरुत्वाकर्षण टॉपिक पे, ठीक है।
इसको नोट नहीं करना है आप लोगों को। चलिए ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण टॉपिक को। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है कि पृथ्वी द्वारा जो बल लग रहे हैं उसी बल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखेंगे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में देखेंगे क्या है ये। इसमें देखिए क्या होता है कि यह एक ऐसा बल है जो पृथ्वी द्वारा लग रहा है। ठीक है, यह आप दिमाग में आप रखिएगा कि ब्रह्मांड के दो पिंडों के बीच में, ठीक है, ब्रह्मांड के दो पिंडों के बीच में सदैव क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। दो पिंडों के बीच में कहीं पर भी अगर आप देखते हैं तो इनमें सिर्फ केवल क्या लगेगा, आकर्षण बल लगता है। तो उन्हीं पे आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम देखना है। इसमें जो दो कण बता रहा है, एक कण आपका क्या हुआ, पृथ्वी हुआ। गुरुत्व में क्या होता है, यानी पृथ्वी के द्वारा। ठीक है, और एक तो पृथ्वी हो गया, दूसरा क्या बता रहा है आपका, दूसरा कोई अगर कण है तो उनके बीच में अगर जो बल लग रहा है, यानी कि देखिए कोई कण है और ये नीचे क्या आपकी पृथ्वी है, इनके बीच में, ठीक है, पृथ्वी और ये दूसरे पिंड के बीच में जो बल कार्य करता है वो क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि पृथ्वी के द्वारा लगाया गया जो है किसी पिंड पर जो बल होता है वो क्या है, यानी पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को या किसी वस्तु को अपने तरफ खींचती है, आकर्षित करती है केंद्र की ओर, क्या करती है, वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा एग्जाम्पल के माध्यम से। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, बता रहा है जिसे गुरुत्वा बता रहा है, गुरुत्व जो होता है वो पृथ्वी के द्वारा, ठीक है, अगर किसी वस्तु को या किसी पिंड को या किसी कण को अगर पृथ्वी किसी पिंड को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है, और किधर खींचती है, अपने केंद्र की तरफ अगर वो खींचती है तो जिस बल से वो खींच रही है उस बल को क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पृथ्वी। ठीक है, ये पृथ्वी द्वारा क्या कर रहे हैं, पृथ्वी द्वारा जो बल लग रहा है इस पिंड पर उसी बल को क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण। इस चीज को समझिए बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्या है आपका गुरुत्वाकर्षण कहलाएगा। तो इसको जानना बहुत जरूरी है, इसकी डिफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल समझेंगे। अब इसमें एक बार फिर से इसकी डिफिनेशन देख लीजिए ये एग्जाम्पल के माध्यम से, यानी पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी केंद्र की तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पृथ्वी क्या करती है, हर एक पिंड को अपनी तरफ खींचती है, तो जिस बल से खींच रही थी उसी बल को क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। देखेंगे इसकी डिफिनेशन लिख रहे हैं, लिखेंगे आप लोग, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, जिस बल से वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है उस बल को गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन आपकी क्लियर होगी बच्चे। तो इनमें क्या होता है, सदैव दो पिंड, यानी कि जो देखिए इसमें आपको जानना ये जरूरी है, जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण बल यानी कि दो पिंडों के बीच में सदैव क्या करेगा, आकर्षण बल ही लगेगा। लेकिन अगर उसमें एक पिंड को अगर पृथ्वी बता रहा है तो जाहिर सी बात वह जो बल, वहां पे जो बल लगेगा वहां क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। जैसे आप जानते हो
त्वरण में भी जिसे होता है, त्वरण तो आप नॉर्मल देखते हो, जब वेग परिवर्तन किसी वस्तु का होता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। लेकिन अगर पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो उसके जो त्वरण उत्पन्न होगा उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। उसी प्रकार से इस डिफरेंस को समझेंगे। आपको यहाँ जानना बहुत जरूरी, बच्चे के लिए कंफ्यूजन बना रहता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है और आकर्षण बल में क्या फर्क है। फर्क बस इतना रहता है बच्चे कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु में आया गया बल होता है, और आकर्षण बल जो होता है वह दो पिंडों या दो वस्तुओं के बीच में सदैव क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, और इस पर हमेशा आकर्षण बल लगता है। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इनके डिफिनेशन के हिसाब से अगर आप समझोगे तो देखो इसका सूत्र क्या बनता है। इसका सूत्र होता है F बराबर क्या होता है, F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे r स्क्वायर। ये आपका गुरुत्वाकर्षण जो है, जो बल होता है उसके सूत्र को यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम इसी सूत्र को क्या करेंगे, निगमन करेंगे किस प्रकार से होता है। आप इसको समझेंगे बढ़िया से, तो आप इसको नोट करते रहेंगे बच्चे। हम आगे चल रहे हैं इसको मिटाने के लिए, आप समझिएगा। ठीक है, अब इसके सूत्र के हिसाब से हम समझेंगे कि ये किस हिसाब से हो रहा है। ठीक है, इस सूत्र का निगमन एक एक पॉइंट के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहला चीज कि ये जो बल लग रहा है बताता है किन्हीं दो पिंडों के बीच, ठीक है, लगने वाला आकर्षण बल। ठीक है, जानेंगे हम लोग। कह रहा है किन्हीं दो पिंडों के बीच, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के गुणनफल के, ठीक है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस चीज को जानेंगे। कहा किन्हीं दो पिंडों के, यानी कि अगर एक पिंड अगर इसमें ये हो गया और दूसरा पिंड ये हो गया, ये m1 द्रव्यमान का है, ये m2 द्रव्यमान का है, तो इनके बीच में जो बल लगेगा, ठीक है, वो जो बल लगेगा बच्चे वो क्या होगा, लगने वाला ये हमेशा आकर्षण बल ही लगेगा। कहा दोनों पिंडों के, ठीक है, दोनों पिंडों के गुणनफल के। ठीक है, यहाँ पे कोई चीज छूट गया बच्चे, इसको जानना बहुत जरूरी है। दोनों पिंडों के मात्राओं के गुणनफल के, ठीक है, उन दोनों पिंडों के, ठीक है, करा बल लगने वाला बल उन दोनों, ठीक है, उन दोनों पिंडों के मात्राओं के, ठीक है, यहाँ नोट कर लीजिएगा बच्चे आप लोग, मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती होता है। यानी इनकी जो मात्रा होगी, इनकी मात्रा मान लीजिए 5 kg का है और ये कितना है 10 kg का है, तो इन दोनों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती होगा। इसको आप लिख सकते हो F अनुपाते m1, ठीक है, इंटू m2। ये आपका एक समीकरण, पहला समीकरण बनता है बच्चे। इसको जानना बहुत जरूरी है, समझेंगे आप लोग। ठीक है, कारण किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती होता है। और दूसरा क्या बता रहा है, तथा जो बीच की दूरी है, इनके बीच जो दूरी है बच्चे, जो r ये दूरी है, इनके बीच जो दूरी है वह इसके क्या होती है, बल के अनुपाती होती है। कैसे लिखेंगे, दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के, ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इनकी बीच की जो दूरी है, m1 और m2 की बीच की दूरी जो r है, इसके वर्ग के, इसका जो बल लग रहा है यहाँ पर, उनके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लिख सकते हैं यह अनुपाती 1 क्या करेंगे, r का स्क्वायर। अगर कोई चीज व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चे, उसको क्या करते हैं, बटे में कर देते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इसको हम क्या है, बीच जो दूरी थी उसको वर्ग करके उसको बटे में कर दिए। तो ये क्या हो गया, इनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये समीकरण नंबर आपको क्या हो गया, 2 हो गया।
अब दोनों समीकरण को जब हम मिलाएंगे तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे डायरेक्टली हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, आप समझेंगे। समीकरण 1 2 को जब मिलाएंगे तो f अनुपाते m1 और इंटू m2 बटे क्या हो जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 3 बनता है। और इसी को जब हम हल करते हैं या बराबर जब आपको लिखते हैं तो ये कैपिटल जी एक नियतांक है, इसे क्या है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ये क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 r स्क्वायर। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसके बारे में जान लीजिए। समीकरण नंबर 4 इसके बारे में जान लीजिए। जो जी होता है वह क्या होता है, ये दो पिंडों के बीच में सदैव क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, इसका मान होता है 6.67 कोई 10-11। ठीक है, इसका मान कितना होता है, कैपिटल जी का 6.67 गुणित 10 की माइनस कितना होता है 11, इसका मान होता है। ठीक बच्चे, तो ये रहा आपका गुरुत्वाकर्षण जो बल है बच्चे, इसके बारे में हमने पूरा इसका निचोड़ समझाया और बखूबी से आपको समझ में आया होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो से सहमत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।